तरह से बहुत सारे लोगों ने 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, खासकर इंदौर के उन सपूतों का जिन्होंने इंदौर की रेसिडेंसी पे हमला करके, वहां के शस्त्रागार पे हमला करके सारे शस्त्र इकट्ठे कर लिए, यहाँ के रेजिडेंट की पत्नी और उसके बच्चों को कैद कर लिया और बहुत से अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दिया। मेरे ख्याल में आप लोग, बहुत कम लोग बच्चे उनका नाम जानते हैं। वो वीर सपूत थे भागीरथ सिलावट, वो वीर सपूत थे सादत खां, वो वीर सपूत थे बख्तावर सिंह, अमथुरा के राजा। उनका स्मारक आज भी आपको रेसिडेंसी कोठी में देखने को मिलेगा। उनके नाम बहुत ज्यादा चमकदार तरीके से किताबों में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप इंदौर का इतिहास और इंदौर के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे तो केवल 3 या 4 लोगों ने सारे शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया, अंग्रेज ऑफिसर्स को मारा और यहाँ से दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए। बाद में वो पकड़ लिए गए, बहुत दमन किया गया। दूसरी एक चीज और आप नहीं जानते हैं, यहाँ आपका केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 आज है, वो जगह 9 लखा कहलाती थी, वहाँ 9 लाख पेड़ थे। 1857 के विद्रोहियों को फांसी देने के लिए वहाँ पेड़ों पर 1001 विद्रोहियों को एक साथ फांसी दी गई थी और वो नजारा एक अंग्रेज ऑफिसर ने देखा था तो वो बेहोश हो गया था, जो 6 दिन तक होश में नहीं आया था। तो ये वो जगह है दोस्तों, ये नंबर 1 का जो विद्यालय आपका है, ये शहीदों का स्मारक है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं तो रात को डरने लग जाते हैं कि यहाँ तो 1001 लोगों को, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दे दी, जिन्होंने जान दे दी, उनकी शहादत, उनका जज्बा, उनकी कुर्बानी, उसका कोई बराबरी नहीं है। इसी तरह से आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम बहुत अच्छे से सुना है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो भी हमारे मध्य प्रदेश के भावरा के झाबुआ आदिवासी क्षेत्र के रहे हैं। आजाद रहे जीवन भर, आजाद लड़े जीवन के बाद। तो ऐसे लोग इस मध्य प्रदेश के, इस माटी के, इस इंदौर, यशवंतराव होलकर ने 1804 में अंग्रेजों को करारी हार दी थी। ऐसे बहुत कम अवसर हैं जब मराठा राज्य की तरफ से अंग्रेजों को इतनी बड़ी चुनौती मिली थी। तो ये उस शहर का इतिहास है। 1857 के बाद दमन कर दिया गया, विद्रोहियों को मार दिया गया, हजारों लोगों को फांसी दे दी गई। एक नया तबका 19वीं शताब्दी के अंत में खड़ा हुआ, जो शिक्षित वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, जो अंग्रेजों के साम्राज्यवाद को पहचानता था, अंग्रेजों के आर्थिक गुलामी को समझता था। वो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि इस साम्राज्य को हटना है, ये धरती हमारी है, यहाँ का अनाज हमारा है, यहाँ के लोग हमारे, सारे हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गए थे, सारे दस्तकार बेकार हो गए थे, सारा जो 17वीं 18वीं शताब्दी की संपन्नता खत्म हो गई थी। भुखमरी और 3 करोड़ लोग जिस देश में रहते थे उसमें से 1 करोड़ लोग भुखमरी से और अकाल से मर रहे थे। ऐसे में एक नई जज्बा पढ़े लिखे लोगों में ये आया कि हम इस शासन में सुधार करें। स्वतंत्रता की पूरी बात उनके दिमाग में उस समय इतनी नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिश शासन बहुत शक्तिशाली था, उसके खिलाफ एकदम लड़ना मुनासिब नहीं था। उन्होंने इस चीज को शुरुआत की, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ सुधार की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक बहुत ही विशेष नेता, एक बहुत ही दबंग नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के रूप में हमारे बीच में आया और उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात कही। उनका मतलब ये था कि हम गुलामी हमें ईश्वर ने नहीं दी है, हम आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य मेरा अपना राज्य, ये ईश्वर ने हमें दिया है और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बच्चों, बहुत कम लोग इस बात को बहुत ही बारीकी से पढ़े हैं कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन लोकमान्य तिलक ने शुरू किया, ये सिर्फ मामूली स्वदेशी से मतलब अपने देश की चीजों का इस्तेमाल और बहिष्कार से मतलब विदेशी वस्तुओं का बहुत बहिष्कार, ये इतनी छोटी सी चीज नहीं थी। ये बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य था, एक बहुत बड़ा चेंज था, एक बहुत बड़ा सोच था जो लोकमान्य तिलक के पास था और जो उन्होंने भारत की जनता के सामने पेश किया। बंगाल का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर अंग्रेजों ने किया ताकि वो लड़ सकें। बंगाल के विभाजन का विरोध करके लोकमान्य तिलक ने कहा कि हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू करेंगे। स्वदेशी सिर्फ अपने देश की चीजों का इस्तेमाल नहीं था, अपनी जबान का, अपनी भाषा का इस्तेमाल भी स्वदेशी था, अपनी शिक्षण संस्थाओं का इस्तेमाल भी स्वदेशी था,
अपने कानून का इस्तेमाल भी स्वदेशी था, अपने शासन का इस्तेमाल भी स्वदेशी था। बहिष्कार का मतलब केवल अंग्रेजी गुड्स या उनके कपड़े या उनके कागज या उनकी सामग्री का बहिष्कार नहीं था। बहिष्कार से मतलब था अंग्रेजी कानूनों का बहिष्कार होगा, अंग्रेजी करों का बहिष्कार होगा, अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार होगा, अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार होगा और सबसे ज्यादा अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार होगा। ये आंदोलन भारत में गरम दल के आंदोलन के नाम से मशहूर है। एक नई ऊर्जा, जगह जगह लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जगह जगह लोगों ने अंग्रेजी संस्थाओं को छोड़ दिया, जगह जगह सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया, मेडल लौटा दिए। और इंदौर में उस समय होमी राजी के पिता यहाँ थे, उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। इंदौर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन। ये आंदोलन बहुत सफल रहा, इतना सफल रहा कि अंग्रेजों को मजबूर होकर बंगाल के विभाजन को वापस लेना पड़ा। ये आंदोलन एक बाल गंगाधर तिलक तक सीमित नहीं था, उसमें हजारों हजार युवक थे, हजारों हजार लोग शामिल थे। और उसके बाद एक नया दौर आया 1919 में, जब एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति, एक बहुत ही संत व्यक्ति, एक बहुत ही महान व्यक्ति भारत में पदार्पण हुआ। आप लोग सब अच्छे से उनको जानते हैं, नाम जानते हैं, बताएंगे सर। 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता महात्मा गांधी, आप लोग सब जानते हैं, उनको मेरा शत शत नमन है। और उन्होंने ऐसी विचारधारा दी। आप मैंने 17 देशों की यात्रा की, अभी मैं विदेशों में बहुत घूम रही हूँ। मेरा बेटा इंडियन फॉरेन सर्विस में आप लोगों की दुआ से इसी तरह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है वो, और अभी डिप्टी एम्बेसडर है ऑस्ट्रिया वियना में। और बहुत मैं जाती हूँ विदेशों में, तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों से मिलवाइए। मुझे यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस बाद में देखूंगी, मुझे यहाँ की जिंदगी मुझे देखना है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ के बारे में जान के और फिर अपने देश के बारे में, उसका प्रसंग आपको बाद में बताऊंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ महात्मा गांधी के विचारों का कोई तोड़ मुझे आज तक नहीं मिला। और वो विचार के 3 सिद्धांत थे, आप सोचिए उस पर। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं गौर किया? महात्मा बुद्ध ने किया था किसी समय। महात्मा बुद्ध ने जो बात कही थी, महावीर स्वामी ने जो बात कही थी, अहिंसा। इतना बड़ा साम्राज्य जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता दुनिया में, इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य सारी दुनिया में फैला हुआ है। अहिंसा से उसको झुकाना है, उसको मनाना है। लोग हंसते थे, ये धोती पहनने वाला ये छोटा सा बुड्ढा है, ये क्या करेगा काम? ये तो अहिंसा की बात करता है। हथियार नहीं उठाना, मारना नहीं, नहीं, लेकिन अहिंसा से इतने बड़े साम्राज्य में आज बैठे मेरा तो चलेगा सुनिए। तो जब अहिंसा की बात हुई तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि अहिंसा क्या होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमें इतने बड़े साम्राज्य से लड़ना है, अगर हमने हथियार उठा लिए, अगर हमने लड़ाई शुरू कर दी, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और बच्चों बताऊं दूसरा क्या सिद्धांत था उनका, आपको आश्चर्य होगा। आज हमें वो सब मामूली चीज लगती है। असहयोग। वो सरकार जो हमारे मदद नहीं कर रही, जो हमारे काम नहीं कर रही, जो हमारे देश का शोषण, उसको सहयोग नहीं करना। छोटी सी बात थी, छोटी सी बात की लोगों को लगा ये क्या होता है सहयोग। इस आंदोलन ने सरकार के कानून नहीं मानना, सरकार का टैक्स नहीं भरना, सरकारी संस्थाओं में नहीं जानना, सरकार को सहयोग नहीं करना, IAS IAS की नौकरियां छोड़ देना, पद लौटा देना, सम्मान लौटा देना और असहयोग के द्वारा सरकार को झुकाना। बड़ी नई चीज थी, लोगों को अच्छा लगा, लोग साथ हुए। और सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली उनका सिद्धांत था सत्याग्रह। इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि सत्य का आग्रह करने से बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े साम्राज्य झुक जाते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं उनका बताऊं। चंपारण सत्याग्रह आप लोगों ने सुना होगा। और वहाँ किसानों ने गांधी जी को बुलाया, बिल्कुल शुरुआती इनके महात्मा गांधी के ये आंदोलन थे। तो कहा कि भाई ये टैक्स ज्यादा ले रहे हैं और हमारी खेती खराब हो रही है। तो इन्होंने कहा ठीक है, गाँव के बाहर मैं बैठ जाता हूँ। 2-4 अपने साथियों को लेके वो बैठ गए, कुछ भी नहीं किया। भले मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सत्य ये है कि आप टैक्स कम कर दें, हम आपको टैक्स नहीं भरेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन अहिंसा के साथ।
और वहां के मजिस्ट्रेट को खबर गई कि वो तो महात्मा गांधी नाम के एक है, गांधी जी नाम के एक व्यक्ति है, वो वहां से आए अफ्रीका से, वो बैठे हैं बाहर धरना देके, उनके साथ 15-16 लोग बैठे। तो बोले बैठे तो बैठे, तो क्या करना। बोले नहीं साहब, वो तो पूरे गांव में दहशत है, दंगा हो जाएगा। पुलिस गई, अंग्रेजी पुलिस, भारतीय उसमें होते थे। बोले साहब आप यहाँ से उठ जाइए, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो किस बात के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। बोले नहीं आप यहाँ दंगा उंगा करें, मेरे भारत की धरती है, मेरी जमीन में बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को बुरा बोल रहा हूँ, ना किसी से लड़ रहा हूँ, ना किसी को मार रहा हूँ, मैं अपनी धरती के एक कोने में बैठा हूँ, ये मेरा अपराध है, अगर ये मेरा अपराध है तो जेल ले जाओ। और वो मजिस्ट्रेट ने जब सुना तो निकाली, ये तो अजीब किस्म का आदमी है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, जरा कोड़े वोड़े लगाओ, 2-4 पुलिस लगाई, 2-4 लोगों को मारा, ये फिर भी बैठे रहे। उसने शाम को आके उनसे नमस्ते किया, वो बोले मोहनदास करमचंद गांधी आप जाएं, हम आपकी बात को मान लेंगे, आप जाएं यहाँ से। तो ये था सत्य का आग्रह। अगर आप सच हैं, आपके मन में भय नहीं है, अगर आप सच हैं तो आप ताकतवर हैं, अगर आप सत्य हैं तो आपको कोई झुका नहीं सकता। ये थे महात्मा गांधी। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में नेतृत्व किया। और बच्चों एक बात बताऊं, वो आंदोलन जो पहले कुछ शिक्षित वर्ग तक सीमित था, वो आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन, जब जन आंदोलन होता है, जब सारे लोग उसमें शरीक होते हैं तो वो आंदोलन बहुत मजबूत होता है। हिंदू, मुसलमान, महिलाएं, बच्चे, युवा, वकील, IAS, जो सिविल सर्विस वाले, सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि उनका तरीका ना तो हिंसक था, उनका तरीका प्रभावशाली था। धीरे धीरे इतनी ताकत हुई कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन सारे देश में लोगों ने आंदोलन किए। महिलाएं भी बाहर निकली, लड़के भी कॉलेज छोड़ के बाहर आए। आसाम की एक लड़की थी 13 साल की, अपने स्कूल से निकल के वो जब सुना कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है और सब लोग स्कूल छोड़ के घर जा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, तो वो घर से निकली और उसकी माँ से कहा कि मुझे एक तिरंगा झंडा बना दो। तो उसकी माँ ने कहा मेरे पास तो नहीं है, ये सफेद कागज है, उसको 3 रंग से मैं लपेट पोत देती हूँ, ले ले। गई और स्कूल के ऊपर फहरा के आई। रानी कहते हैं उसको, 13 साल की, उसको जेल हुई और जब देश आजाद हुआ, जब उसको छोड़ा गया, उसने तिरंगा फैला दिया अपने स्कूल पे। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन हम गांधी जी के साथ हैं। बच्चों ये साहस, ये ताकत सिर्फ सत्याग्रह अहिंसा से मिलती है, हिंसा से नहीं मिलती है। तो ये आंदोलन के सूत्रधार बहुत सारे इनके साथ थे, बहुत सारे महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने दूसरे रास्ते से आजादी की लड़ाई लड़ी। और सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के साथ दोस्ती की। ये कहानी आप पढ़ते रहेंगे, मिलती रहेगी आपको। मैं अब दूसरे ट्रैक पे आपसे आना चाह रही हूँ, दूसरी बात आपको कहना चाह रही हूँ। अपने अनुभव से मैंने बहुत सारी जगह घूमा है और भारत को इस नए नजरिए से देखा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे नहीं, मैं शिक्षकों से भी कहना चाहती हूँ कि अपने देश को बुरा कहना छोड़ दीजिए, नेगेटिव सोच खत्म कर दीजिए। आदत बन गई है, फैशन बन गया, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं होता है, कोई भी नहीं है यहाँ तो सब गंदा है, यहाँ तो सब भ्रष्ट है, यहाँ तो सब बेईमान है, यहाँ तो सब काहिल है, यहाँ तो सब जाहिल है, यहाँ कुछ नहीं। देश में जो गुणवत्ता है, देश में जो टैलेंट है, देश में लोकतंत्र है, देश में स्वतंत्रता है, देश में अपना देश है, उसको पॉजिटिव नजरिए से देखें, अच्छे नजरिए से देखें। आप देखिए आपके मन में साइंटिफिकली भी जब आप पॉजिटिव नजरिए से सोचते हैं तो एक खास किस्म के हार्मोन्स आपके मन में आते हैं और आप में स्फूर्ति आती है। 24 घंटे निगेटिव सोच के, अरे हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारा तो घर छोटा है, हमारा तो रास्ता ही खराब है, हमारी तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है, हमें तो स्कूल भी खराब मिल गया, वो देखो वो स्कूल इतना अच्छा, ये छोड़ दीजिए। हर चीज पर सबसे ज्यादा अपने राष्ट्र पर,
उसकी स्वतंत्रता पर, उसके लोकतंत्र पर गर्व करना सीखिए। अब मैं आपको कुछ बहुत रोचक किस्से सुना रही हूँ, आपको मजा आ जाएगा, खासकर बड़े बच्चे छोटे भी सुने। मैं वियना गई। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। मेरा बेटा वहाँ डिप्टी एम्बेसडर है। हम घूमने के लिए गए, हिस्टोरिकल प्लेस देखते देखते ऐसे निकल रहे थे गाड़ी से। उन्होंने कहा मम्मा ये रूसी म्यूजियम है। नहीं, क्या ऑस्ट्रिया में रूसी म्यूजियम कैसे है भाई? ऑस्ट्रिया तो जर्मन लोग हैं और ये तो कट्टर दुश्मन रूसियों के। नहीं तो इससे मेरा तो दिमाग में चल पड़ती है एकदम, नहीं तो दुश्मन लोग हैं, इनके यहाँ रूसी म्यूजियम कहता है। बोले मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप वहाँ पहुंचे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, उन्होंने बताया। वहां जाके हमने म्यूजियम देखा और उसमें जो इंस्क्रिप्शन थे वो पढ़े। अब आप मेरे बात ध्यान से सुनिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया हार गए थे, आपने पढ़ा होगा। जर्मनी को भी 4 टुकड़ों में बांट दिया गया था, ऑस्ट्रिया को भी 4 टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक अमेरिका के पास, एक रूस के पास, एक फ्रांस के पास और एक ब्रिटेन के पास था। कालांतर में अमेरिका ने अपना हिस्सा छोड़ के आजाद किया ऑस्ट्रिया को, इंग्लैंड ने भी छोड़ दिया, फ्रांस ने भी छोड़ दिया, रूस ने नहीं छोड़ा 52 तक, 1952 तक। और उसने अपनी फौजें वहां ऑस्ट्रिया वियना शहर में, उसको साउथ ब्लॉक कहते हैं, वहां अभी भी जमा रखी थी 52 तक। तो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास डेलीगेशन भेजा। पंडित नेहरू उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन, हम मजाक उड़ाते हैं उसका, बड़े बड़े विद्वान भी उड़ाते हैं, हमने भी कभी उड़ाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या ये गुट निरपेक्ष आंदोलन? उन्होंने डेलीगेशन भेजा और कहा कि आपके इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से आप रूस से बात करें। आपका दोस्त, रूस हमारा बड़ा दोस्त हुआ करता था, आपको याद है राज कपूर की फिल्में बड़ी मशहूर थी वहाँ। आप बात करें। हमारे पास डेलीगेशन आया पंडित नेहरू के पास। उन्होंने डेलीगेशन को ससम्मान ऑस्ट्रिया के डेलीगेशन को रोका, उनसे बात की और कहा हम रूस से बात करेंगे। क्रुश्चेव उस समय रशिया, संयुक्त जो सोवियत रशिया था उसके राष्ट्रपति थे, उनके पास एक डेलीगेशन भेजा गया। उनसे बात की गई कि आप क्यों नहीं आजाद कर रहे हैं इनको, इतना सा टुकड़ा आपने ऑस्ट्रिया का क्यों रख छोड़ा है। 3.5 महीने बात चली और रशिया ने भारत के प्रस्ताव को मान लिया। भारत के प्रस्ताव को रशिया ने मान लिया, ताली बजा सकते हैं आप इस पे, और कहा कि हम चले जाएंगे फौजें लेके, पंडित नेहरू और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा एक म्यूजियम तो यहाँ रहने देना, लोगों को बाद में हमारी याद आएगी। उनका ठीक है। उस म्यूजियम के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी है और आज भी 26 अक्टूबर को ऑस्ट्रिया का जब राष्ट्रीय दिवस होता है, मेरा अवसर पिछली बार रहा, वहां के राष्ट्रपति सबसे मिलते हैं, लाइन लग जाती है। तो आप में अगर दम है तो खड़े हो लाइन में, तो हम तो थोड़े से वीआईपी करके आगे घुस गए थे, उनसे नमस्ते नमस्ते करके 2 मिनट उनसे मिलके फोटो खिंचवा के आए। आज भी वहां के राष्ट्रपति जब वहां के किले पे से भाषण देते हैं तो भारत का और पंडित नेहरू का उदाहरण देते हैं, नाम लेते हैं, आज भी नाम लेते हैं, थैंक्स बोलते हैं। ये भारत की प्रतिष्ठा है बाहर। हम कहते हैं हमारे को कुछ नहीं, हम तो खराब है, नहीं खराब है, ये भारत की प्रतिष्ठा है बाहर, ये भारत का योगदान है बाहर। आज भी इतना एक और घटना बताऊंगी, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, थकाऊ नहीं लगेगी। अभी एक घटना और बहुत अच्छी आपको बताऊंगी, आ रही है कुछ समझ में? बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही, मेरी आदत में इसकी पढ़ाती हूँ, वो तेजी से पढ़ाती हूँ। एक घटना मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका में एक ट्रेनिंग था इनका, भारत की विदेश सेवा के, भारत के बहुत सारे करीब 20 लोग गए थे, उनका एक ट्रेनिंग था और उस ट्रेनिंग में हमारा बेटा भी गया था। अब वो जब अमेरिका जाने लगा, बोले कहाँ है, मैंने फोन पे बात की, बोले मम्मी बोस्टन शहर है कहीं, वहाँ हमारा ट्रेनिंग है। मैंने बड़ी अपनी धाक जमाने के लिए, अच्छा बोस्टन, बोस्टन मुझे तो पता है, बोस्टन क्या, आपको क्या पता है? मैंने कह रहे वो बोस्टन की टी पार्टी बड़ी इतिहास में मशहूर थी और वहां का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था, तो सोच तुम जा रहे तो देख के आना। मैंने ऐसी अपनी राग अलापने के लिए बोल दिया उसको कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री मुझे आती है, बेटे पे भी धाक जमेंगी थोड़ी सी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है मम्मी, मैं नोट कर लेता हूँ। अब ये गए वहाँ, इनका 20 दिन ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग के लास्ट में इन्होंने वहाँ के डायरेक्टर से कहा कि सर यहाँ कोई बोस्टन जगह है जहाँ टी पार्टी का बड़ा मशहूर है, कोई, मेरी मदर हिस्ट्री टीचर है और उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ आज़ादी की लड़ाई में बोस्टन टी पार्टी हुई थी, तो क्या हमको आप दिखा सकते हैं?
उनने कहा अच्छा, भारत में कोई ऐसा रहता है जो वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में जानता है? भारत में भी अमेरिकी इतिहास के बारे में इतनी गहरी पेट है? ये थोड़े से सकपका है कि क्या पता क्या करेंगे। बोले सर देखेंगे हम। बोले चलो कल सबको वहां लेके चलते हैं। बोस्टन टी पार्टी एक जगह है वहां समंदर में, और वहां सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अमेरिकियों ने चाय के पैकेट जो थे वो गिराए थे समंदर में। आज भी रोज उस जगह पे वही समंदर में जहाज आते हैं और वही 50 लोग उसके चाय के पैकेट समंदर में गिराते हैं। किसी लोगों ने अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे बाघा बॉर्डर कभी कोई गए हो, बाघा बॉर्डर पे आज भी बराबर वही सलामी होती है, सैनिकों की होती है, वही देशभक्ति के गीत होते हैं। आप वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी नई दुनिया में आए। इनका ये रोज होता है। वहां इन्होंने दिखाया, सबको दिखाया, और ऐसा स्टेज बना हुआ था, छोटा सा बना था। सोहेल बोले कि मम्मी वो स्टेज पे वो डायरेक्टर खड़े हो गए, और वहां जितने ऑफिसर हमारे हिंदुस्तानी भी थे, अमेरिकन भी थे, और कहा कि मैं सैल्यूट करता हूँ हिंदुस्तान की जनता को जो आज हमारे इतिहास, आजादी के इतिहास को जानती है। मम्मी मुझे ही नहीं, हम जितने थे ऐसा गौरव का क्षण था। इतनी सी घटना मैंने कहा, मैंने तो ऐसी रौब झाड़ने के लिए बोल दिया था। बोस्टन टी पार्टी कभी पढ़ा था, दिमाग में रहता है, याद रहता है। बोले मम्मी इतना अच्छा उन्होंने खड़े होकर भाषण दिया कि मैं भारत की जनता को, उस हिस्ट्री टीचर को, और खैर मैं अपनी बात नहीं करूंगी, वो जितने ऑफिसर थे उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो अमेरिकी इतिहास के इतने नाजुक चीज को इतनी बारीकी से जानते हैं। वहां अमेरिकी इतिहास पढ़ा जाता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, और सैल्यूट किया उन्होंने। और हमारे सारे ऑफिसर गदगद हो गए कि हमारे हिंदुस्तान में सब खराब नहीं है, हमारे भारत में सब खराब नहीं है। अब आपने सीरिया का नाम सुना होगा। सीरिया का नाम बम पिस्तौल के लिए दिया जाता है। हम 2002 में वहां 6 महीने रह के आए। सोहेल का पोस्टिंग था वहां। बहुत अच्छा शहर था, बहुत खूबसूरत शहर था। और वो लोग फ्रेंच जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, और अरबी जानते हैं। हम अरबी भी नहीं जानते थे, फ्रेंच भी नहीं जानते थे। बाजार कभी जाते नहीं अकेले। एक दिन अपनी बहू से कहा, वो थोड़ी बहुत अरबी जानती थी, हमें लेके चलिए, थोड़ा बहुत कुछ खरीदेंगे। अब वहां गए एक दुकान पे, तो उन्होंने अरबी में कहा, भैया हम इंडिया से आए हैं, थोड़ा सा हमें सस्ता कर दो, कम कर दो। होता है लेडीज की आदत, थोड़ा सस्ता कर दे, थोड़ा कम कर दे, हम इंडिया से बड़ी दूर से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया, ये जहाँ वो कलकत्ता शहर है वहां से आए ना। उसने अरबी में बोला, रिफत को समझ, मेरी बहू को आगे समझ। हाँ हाँ बोले, हाँ हाँ वहीं से आए। अच्छा अच्छा, तो आप भी कलकत्ता में रहते हैं? निकल, तो बहुत बड़ा देश है, हम कहीं और रहते। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले ठहरो ठहरो ठहरो, मैं एक हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, मैं उनको बुला के लाता हूँ। उनको हिंदी आती है, उनको बंगला शब्द आते हैं, वो आपसे बात करेंगे। चलो अपने थोड़े बहुत पैसे कम हो जाएंगे, बुला लो। उनको भी बुला लिया। वो बड़े मियाँ चले आए, बड़े खुशी खुशी। वो बड़ी अच्छी बंगला में बात कर रहे। बंगला तो हम समझ लेते हैं, अपने देश की भाषा थोड़ा बहुत तो समझ ही लेते हैं। कहने लगे कि मेरा तो बड़ा जुड़ाव है भारत से, कभी गए होंगे भैया? अच्छा अच्छा, हमने कहा ठीक है। आप बोले मैं कलकत्ता में 3 महीने रहा हूँ। हाँ, फिर हमने बात करी, उन्होंने 2-4 शब्द सुनाए। फिर वो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी टूटी फूटी भी बोल रहे थे। उन्होंने जो किस्सा सुनाया वो सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने की ट्रेनिंग से गया था, मुझे फ्रेंच के अलावा कुछ नहीं आती थी, और एक दिन मुझे 104 बुखार हो गया। मैं अपने कमरे में पड़ा रहा। मैंने जैसे तैसे बाहर निकला, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मजदूर सब चले गए थे, छुट्टी का दिन था, कोई मेरे साथ नहीं था। वो कोई वर्कर थे। एक तांगे वाला मिला मुझे, उसने मुझे अपने तांगे में बिठाया। मैंने कहा मेरी बहुत तबीयत खराब है, जैसे टूटी फूटी भाषा में। तो वो शहर में घुमाता रहा, उसको कोई वहां डॉक्टर नहीं मिला। संडे था, बंद होगा। एक लेडी डॉक्टर मिली, उसके घर ले गया उसको। तो लेडी डॉक्टर उसको चिल्लाने लगी कि मैं तो लेडी डॉक्टर हूं, इसको क्यों ले आया, ये कौन है? तो बोले मैडम जी ये बहुत बीमार है, विदेश से कोई आया है और आप इसको दवा दे दो। उस महिला ने उसे दवा दी, उसे कॉफी पिलाई, उसको दलिया खिलाया। 4 घंटे उसके पति ने उनकी हिफाजत की, उनको रखा, और उसके बाद वो वहां से आए, तबीयत ठीक हुई। कहने लगे कि ये देखो ये फोटो है उसका डॉक्टरनी का मेरे पास, और मैं हर दिन अपने साथियों को इसकी किस्सा सुनाता हूँ। ये डॉक्टरनी मेरे लिए किसी गॉडेज से कम नहीं थी। ये भारतीय परंपरा है।
ये भारतीय संस्कृति है। और भारत को बोले मैं जो भारत से आता है, आपको जो गिफ्ट इसमें से पसंद आ जाए आप ले लो, उसके पैसे मैं दूंगा। इंडिया से कोई आ जाए, हम तो बड़े खुश हो गए, पर हमने छोटी सी ली, हमने ज्यादा बड़ी नहीं ली। उनका इसमें से ही, ये मेरे रिश्तेदार हैं जिसकी दुकान है, आपको जो पसंद हो वो लीजिए आप, और उसके पैसे मैं दूंगा, फ्री में नहीं दूंगा आपको। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब है कि हम क्यों आजादी की सालगिरह मनाते हैं, हम क्यों याद करते हैं स्वतंत्रता को, हम क्यों याद करते हैं हमारे लोकतंत्र को। इसलिए कि दुनिया में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हमारे शहीदों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारे लोगों ने बहुत डेडिकेशन से, सैक्रिफाइस से इसको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सिर्फ एक आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने राष्ट्र के लिए गर्व की भावना पैदा करें। हम भारत के लोग हैं, हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम अपने अंदर फख्र पैदा करें। जब पाकिस्तान से लौटते हुए हमारे घर के लोग इस्लामाबाद में भी रहे, सुहेल वापस लौट रहे थे, बाघा कॉरिडोर पार करके मैंने फोन लगाया रायजा की, मेरी बेटी के फादर कि क्यों आप लोग आ गए, निकल आए वहां से। तो नाच रही थी, बोले बाघा पे नाच रही है वो, अभी फोन नहीं करेगी उसके फादर। मैंने कहा क्यों? तो बोले वो तो कह रही है जन्नत में आ गई, निकल के भागे बोले इस्लामाबाद से, और जन्नत में आगे वो डांस हो रहे हैं देशभक्ति के, तो नाच रही मैं वीडियो भेजता हूँ। तो ये है अपनी माटी की खुशबू, ये है अपने देश से प्रेम। हम जहाँ हैं, जो कर्तव्य हमारा है उसे हम पूरा करें, अपने उन शहीदों को याद करें जिन्होंने जान जैसी कीमती चीज इस तिरंगे के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए दे दी। उस धरती के लिए आप अगर सिर्फ उसका सम्मान करें, उस पर गर्व करें और बुराई नहीं करें, नेगेटिव ना सोचें, हर चीज में कमी ना निकालें, चाहे व्यवस्था हो, चाहे इंसान हो, चाहे देश हो, मेरा आपसे निवेदन है पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक सोच लाइए। बहुत, मैं तो हर जगह बहस करके बैठ जाती हूँ कि हमारे भारत में कहीं भी ट्रेन में होंगी या विदेश में होंगी कि हमारे भारत में बहुत सारी अच्छी चीजें, आप कैसे करेंगे अच्छी चीज नहीं, आप कैसे करेंगे खराब है। आज इतना बड़ा लोकतंत्र जिंदा है इसलिए कि हम में दम है। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उन हजारों हजार शहीदों को नमन करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि ये सिर्फ प्रोग्राम एक फॉर्मेलिटी बनकर न रह जाए। इस प्रोग्राम के अंत में हमारे पास ये प्रण हो 2 लाइन का कि हम अपने देश की इज्जत करेंगे, उस पर गर्व करेंगे, उससे प्यार करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। अब एक शेर सुना दूं लास्ट में आपको, क्योंकि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं चाहते हैं कि मैं एक शेर भी सुना दूं, है ना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती यानी अस्तित्व, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। जय हिंद।